पर बात करेंगे, इन राइटर्स को हमें कवर करना है। सो रिमेंबर दैट कि इन टूडेज क्लास we will talk about what? In today's class we will talk about age of John Milton. Age of John Milton. Milton. Age of John Milton, and it covers the period from 1625 से 1660। 1625 ईस्वी से लेकर के 1660 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वी कॉल इट अल्टीमेटली एज ऑफ जॉन मिल्टन। इस जो एज ऑफ जॉन मिल्टन है, इसी एज ऑफ जॉन मिल्टन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन हाउ, दैट इज नोन एज प्यूरिटन एज। मैं यहीं पर इसी को और करके लिख दूं, और प्यूरिटन एज। जो टाइमिंग उसका है वही टाइमिंग प्यूरिटन एज का है। बट रिमेंबर दैट कि ये जो एज ऑफ जॉन मिल्टन है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, देर आर सम रिमार्केबल डेट्स, कुछ रिमार्केबल डेट्स हैं जो हमें उसको एक बार फिर से लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, वो जानना चाहिए, या वो एक जगह यहाँ पर भी मैं उस पर बात करूंगा कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एज ऑफ जॉन मिल्टन, देन देर आर सम इम्पोर्टेंट या सम हिस्टोरिकल डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल डेट्स हैं जिस पे आपको बात करनी है। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज ऑफ जॉन मिल्टन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला पॉइंट कि डिवाइडेड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यह दो हिस्सों में बांटा जाता है। ये जो दो हिस्सा है, उस दो हिस्से को आप कह सकते हैं कि एक हिस्सा आपका क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं कैरोलिन एज, CAROLINE, कैरोलिन एज। ये जो कैरोलिन एज है 1625 से लेकर के 1649 ईस्वी तक रहा कैरोलिन एज। दूसरे हिस्से को हम कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं, COMMON, कॉमनवेल्थ, WEALTH, कॉमनवेल्थ पीरियड, PERIOD। ये जो टाइमिंग है कॉमनवेल्थ पीरियड का, COMMON, कॉमन, WEALTH, वेल्थ पीरियड, इसका जो टाइमिंग होगा ये 1649 से लेकर 1660 तक होगा। सो रिमेंबर दैट, अगेन आई वांट टू टेल यू कि एज ऑफ जॉन मिल्टन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एज ऑफ जॉन मिल्टन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जो हिस्सा है उसको हम कैरोलिन एज कहते हैं, और कैरोलिन एज का मतलब 1625 से लेकर 1649। जो दूसरा हिस्सा है वह कॉमनवेल्थ पीरियड है, 1649 से लेकर के 1660 ईस्वी तक। Already I have gone Caroline age, but I would like to repeat some important dates. कुछ important dates मैं repeat करना चाहता हूँ। एक तो जो कैरोलिन एज है, इस एज में जो चीजें हुई हैं उसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कैरोलिन एज 1625 से 1649, दिस कैरोलिन एज, इसमें जो चीजें हुई हैं, एक पॉइंट तो ये हुआ था कि थिएटर वॉज बैंड इन 1642। This particular date already I told you, but you have to note down it again. Theater was banned in 1642। 1642 ईस्वी में थिएटर को बैन कर दिया गया था, तो थिएटर वाज बैंड इन 1642। थिएटर वाज बैंड इन 1642। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा, सिविल वॉर स्टार्टेड इन 1642। सिविल वार की भी शुरुआत होती है, कब होती है? 1642 ईस्वी में। किसके बीच में? बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट, किंग एंड पार्लियामेंट। सो यू विल कम टू नो कि सिविल वार की शुरुआत होती, कब शुरुआत होती? 1642 ईस्वी में।
और यह जो है किसके बीच होता है, किंग और पार्लियामेंट, या किंग का मतलब यहाँ पे कोर्ट से है, उससे होता है। तो किंग और पार्लियामेंट के बीच में सिविल वार की शुरुआत भी हमें देखने को मिलती है। ये दूसरी घटना हुई थी। तीसरी घटना जो डेट के हिसाब से फेमस है, वो चीज हुई थी कि इन 1643 1643 ईस्वी में प्रेस वॉज सेंसरशिप्ड, प्रेस पर कैंची चलाई गई। SHIPED, प्रेस व सेंसरशिप्ड। इसका सिंपल सा मतलब यह था कि प्रेस की आजादी पर रोक लगाई गई। लोगों को ये कहा गया कि तुम्हें राजा के खिलाफ नहीं लिखना, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट किंग। ये घटना होती है। ये घटना कब की है, 1643 में। तो पहले थिएटर को बैन किया गया, उसके बाद प्रेस को सेंसरशिप किया गया। एक चौथी घटना जो इसी प्रेस से रिलेटेड है कि प्रेस की सेंसरशिप के खिलाफ, यानी प्रेस की आजादी के फेवर में, मिल्टन इन 1644 मिल्टन wrote a book मिल्टन wrote a book एरियोपैजिटिका 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 प्रोज वर्क। प्रेस को फ्री करने के लिए जो मुहिम चलाई गई, उसी मुहिम में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जॉन मिल्टन का रहा है कि 1644 ईस्वी में जॉन मिल्टन ने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है एरियोपैजिटिका। यह उनका प्रोज वर्क था, जिसमें उन्होंने प्रेस के फ्रीडम को लेकर के बात की, कही कि प्रेस को फ्री किया जाए। किसी भी तरह से जो प्रेस पर इतना दबाव डाला जा रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो उन्होंने कहा कि इसको क्या किया जाए, इसको फ्री किया जाए। तो एरियोपैजिटिका, दैट द प्रोज वर्क, ये जॉन मिल्टन का रहा है। ये चार डेट मैंने बताया। पांचवी डेट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज इन 1649 1649 ईस्वी में किंग चार्ल्स फर्स्ट चार्ल्स फर्स्ट वॉज assassinated, ASSASSINATED। किंग चार्ल्स फर्स्ट को एसासिनेट कर दिया जाता है। जब भी किसी बड़े मिनिस्टर्स का, पॉलिटिशियन का, या हेड ऑफ द नेशन का अगर हत्या होती है, तो उसके लिए एसासिनेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो 1649 ईस्वी में किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। यह पांचवा पॉइंट है जो इस एज से डेट के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। इन 1649 किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज एसासिनेटेड। छठा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वह इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब इनकी हत्या की जाती है, तो प्रिंस चार्ल्स सेकेंड, अगर मैं बाद में वो राजा भी बनते हैं, किंग चार्ल्स सेकेंड लेफ्ट इंग्लैंड इंग्लैंड एंड गॉट शेल्टर इन फ्रांस इन 1649। जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है, तो चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड छोड़ करके कहां पे चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं। ये भी घटना कब की, 1649 की, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद। ये छठा पॉइंट है डेट के हिसाब से जो आपको ध्यान में रखना है। तो जो कैरोलिन एज है, उस कैरोलिन एज में डेट के हिसाब से मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। एक और छोटा सा एज बचता है, वह आपका कॉमनवेल्थ पीरियड है। तो डेट के हिसाब से अब आपको किस पर बात करनी है, कॉमनवेल्थ पीरियड पर। आई एम राइटिंग हियर कॉमन, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके। कॉमनवेल्थ पीरियड
इसका जो टाइमिंग है 1649 से लेकर 1660 ईस्वी तक है। इस 11 साल के पीरियड में आप ये देखेंगे कि कुछ और घटनाएं डेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जो जो घटनाएं इंपॉर्टेंट है उनमें 1649 की बात हो गई है कि चार्ल्स फर्स्ट की हत्या हो जाती है, लेकिन इनमें जो एक पहला पॉइंट है कि ओलिवर क्रॉमवेल एक नया आदमी आते हैं जो जिनको इंग्लैंड की जनता अपना नेता मानती है। ओलिवर क्रॉमवेल उनका नाम था। ओलिवर क्रॉमवेल came in power and took the responsibility to run England। यहाँ पे रन का मतलब रूलिंग से है, लेकिन मैं रूलिंग इसलिए वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि डेमोक्रेसी का स्पिरिट हुआ था, तो वो पार में आते हैं, जनता के सहयोग से आते हैं। अगर कभी भी ये होता है कि चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद किसको जो है जनता ने अपना लीडर चुना, तो उनका क्या नाम है, ओलिवर क्रॉमवेल। तो जस्ट आई टोल्ड यू कि ओलिवर क्रॉमवेल केम इन पावर एंड टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन इंग्लैंड। इंग्लैंड को आगे बढ़ाने के लिए, इंग्लैंड को आगे ले जाने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली। और यह जो एज रहा है किसके लिए फेमस है, डेमोक्रेसी के लिए फेमस है। ये जिम्मेदारी उन्होंने ली और उन्होंने कब से कब तक काम किया। जब भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ओलिवर क्रॉमवेल, क्रॉमवेल ruled over England from 1649 to 1658। 1649 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक ओलिवर क्रॉमवेल का समय रहा है। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है। चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस चले जाते हैं। नाउ द होल फील्ड वाज अल्टीमेटली एक तरह से कहा जाए खाली था। And who took the charge? Oliver Cromwell took the charge with the help of English people, and he ruled over England from 1649 to 1650। 1658 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है। तो यू विल कम टू नो कि ही डाइड, ही का मतलब ओलिवर क्रॉमवेल, ही डाइड इन 1658। देन रिचर्ड क्रॉमवेल, RICHARD, रिचर्ड क्रॉमवेल took the responsibility। इसके बाद आप देखेंगे कि 1658 में उनकी मौत होती है। उनकी मौत के बाद एक दूसरे लोग आते हैं जिनका नाम रिचर्ड क्रॉमवेल है। उन्होंने उस जिम्मेदारी को लिया कि वो इंग्लैंड को आगे ले जाएंगे, और यह काम उन्होंने केवल 2 साल तक कर पाए थे, 1658 से 1660 ईस्वी तक। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि रिचर्ड क्रॉमवेल ruled, RULED, ruled over England from 1658 to 1660। 1658 से लेकर के 1660 ईस्वी तक ये चीजें आपको आपको ध्यान में रखना है कि इतनी सारी घटना होती है। लेकिन कुछ डेट जो बाद में हमें बात करनी पड़ेगी वो मैं यहीं पर कर ले रहा हूं कि 1660 जो है, 2-3 पॉइंट अब इसे इंपॉर्टेंट है। 1660 ईस्वी में जब रिचर्ड क्रॉमवेल की मौत हो जाती है, तो 1660 ईस्वी में होता क्या है
King Charles II came back from France to England। किंग चार्ल्स सेकेंड की वापसी होती है, कहां से वापसी होती है? फ्रांस से इंग्लैंड को। तो रिमेंबर दैट कि 1660 इज रिमार्केबल। बट व्हाई 1660 इज रिमार्केबल? 1660 इज रिमार्केबल बिकॉज किंग चार्ल्स सेकेंड केम बैक फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो है वो वापस आते हैं। जब 1660 ईस्वी में वो वापस आते हैं तो उसी जो है उनकी वापसी की याद में उस एज को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। तो इसका मतलब कि एज ऑफ जॉन मिल्टन खत्म होता है कब? 1660 में। और हम एक नए एज में प्रवेश करते हैं जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? रेस्टोरेशन एज। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में लिखना है, 1660 इज आल्सो रिमार्केबल रिमार्केबल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ न्यू एज that is restoration एज। रेस्टोरेशन एज 1660 से लेकर के 1700 तक, फ्रॉम 1660 टू 1700 रेस्टोरेशन एज। और रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहा जाता है। आज जिस एज पर हम लोग बात कर रहे हैं वो एज ऑफ जॉन मिल्टन है। जिस एज पर हम बात कर रहे हैं उसको हम प्यूरिटन एज कहते हैं। इस एज ऑफ जॉन मिल्टन को या प्यूरिटन एज को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा आपका कैरोलिन एज है, दूसरा हिस्सा आपका कॉमनवेल्थ पीरियड है। उससे रिलेटेड जितनी घटनाएं हुई है वो सब मैंने आपको लिखवा दिया। दूसरा चीज कि मैंने ये बताया कि 1660 क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो किंग चार्ल्स फर्स्ट जो है 1649 ईस्वी में इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस चले गए थे। फ्रांस से उनकी वापसी होती है। और यहाँ पे वापसी होती है? इंग्लैंड को। तो वह जो पार्टिकुलर डेट है वह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है? रेस्टोरेशन। री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना, राजा दोबारा गद्दी पर बैठे, इसीलिए उसको क्या कहा गया? रेस्टोरेशन एज कहा गया। और वह जो रेस्टोरेशन एज है उस एज के जो लीडिंग पोएट थे जॉन ड्राइडन थे, इसी वजह से उस एज को हम एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहते हैं। और यह जो पीरियड रहा कब से कब तक रहा? फ्रॉम 1660 टू 1700। हमें उस पर कोई बात नहीं करनी है क्योंकि 1660 आ रहा है। तो 1660 किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कितनी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है? जितनी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें मैं एक जगह करा रहा हूँ। 1660 एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। 1660 में थिएटर वॉज रीओपन, REOPENED। सो यू विल कम टू नो, जो थिएटर एक तरह से बैन हो गया था, जिस थिएटर को 1642 ईस्वी में बैन कर दिया गया था, वह थिएटर जो है 1660 ईस्वी में दोबारा जो है ओपन किया जाता है। इट वाज reopened in 1660। So what I want to tell you कि when you go with these points, तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है कि थिएटर को बैन कब किया गया, थिएटर को कब रीओपन किया गया। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। तो इतनी सारी चीजें या इतने सारे डेट्स रहे हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं या जो मैंने आपको बताए हुए हैं। सो जस्ट आई वांट टू नो कि किसी को डेट को लेके कोई कंफ्यूजन? हाँ, चूंकि मैंने बहुत स्लोली सारे पॉइंट्स को मैंने लिखवाया तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम इसमें होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस एज को हम कवर कर रहे हैं उसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। वो हर आदमी को लगभग लगभग ये जानना चाहिए कि हम जिस एज को लेके चल रहे हैं उसमें क्या क्या बातें हुई है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। या या
एक्चुअली जो एज और पीरियड है, जब थोड़ा सा छोटा समय होता है तो उसको हम पीरियड के रूप में संबोधित करते हैं। कॉमनवेल्थ पीरियड जो है बहुत छोटा सा रहा, 11 साल का रहा है। थोड़ा सा जब एज का मतलब ये होता है कि एक बड़ा चीज हुआ रहा हो, काफी चीजों को कवर करता रहा हो, 40 साल, 50 साल, 30 साल, इस तरह का चीजें रहा है, तब हम उसको एज के रूप में एड्रेस करते हैं। उसके पीछे और वो केवल एक ड्यूरेशन को शो करता है, कहीं पे ड्यूरेशन लंबा है, कहीं पे उसकी जो है अवधि छोटी है, तो उसी हिसाब से उसको डिफाइन किया जाता है और उसके पीछे कोई और मकसद नहीं है। जी। हाँ, हाँ। तो अब जो आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट यू हैव टू रीड, आपको जो इस एज में पढ़ना है, तो वही जो अभी मुझे लगता है कि शिल्पी मैडम ये कह रही थी कि मैंने ये लिखवाया था, लिटरेरी फिगर्स। तो जिन लिटरेरी फिगर्स इन द एज ऑफ मिल्टन, इन द एज ऑफ मिल्टन, जितने भी लिटरेरी फिगर्स हैं इन द एज ऑफ मिल्टन, आप उनको एक जगह पहले कर लीजिए कि कौन कौन से लिटरेरी फिगर्स को आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो आपको जो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो अभी मैं तुरंत कवर करूंगा, वो है कैवालियर पोएट, CAVALIER, कैवालियर पोएट। नंबर 1 पॉइंट, जो पोइट्री के फील्ड में है, एक बड़ा नाम है जॉन मिल्टन। ये तो टीजीटी के जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबको पढ़ना है, और मेरी अपनी नज़र में चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो चाहे पीजीटी की कर रहे हो, हर आदमी को मिल्टन पढ़ना चाहिए। मिल्टन से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पीजीटी वालों को भी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो एक तो आपको जॉन मिल्टन, लेकिन मैं ये बता दूं कि जॉन मिल्टन, चूंकि हमें एज एन आथर पढ़ना है, तो जॉन मिल्टन को जब हम एज एन आथर पढ़ेंगे तो उसमें सारी बात मिल्टन पर होगी। उसमें हिस्ट्री से लेकर के सारी चीज उसमें आ जाएगी, उन जो जो उनसे रिलेटेड रहा है। उसके बाद आपको जो है, ये तो दो पोइट्री के फील्ड में, ये दो बड़े नाम, एक ग्रुप है पोएट्स का कैवालियर पोएट्स, दूसरा आपका जॉन मिल्टन है। अब प्रोस में आपको क्या क्या पढ़ना है? तीसरा, जॉन बनियान, BUNYAN, जॉन बनियान। चौथा, रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्टन। पांचवा, सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन। छठा, जेरेमी टेलर। सातवां, आइजैक वाल्टन, आइजैक वाल्टन। ये जितने नाम मैंने बताए हैं जॉन मिल्टन के बाद, वो सब के सब प्रोज राइटर्स रहे हैं। उनका प्रोज के फील्ड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यू विल कम टू नो, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब आप ये कतई ना सोचिएगा कि सर ने इतने नाम लिखवा दिए तो बहुत मेहनत करनी है, नो, नॉट एट ऑल। इन सब के बारे में मात्र दो दो लाइन की स्टडी करना है, जो हर आदमी को पता होना चाहिए कि ये इस समय आए हुए हैं, इनके कंटेम्परेरी रहे हैं, ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। वी ऑल शुड नो, एक एक दो दो लाइन, एक आध कभी उनका वर्क होगा, कुछ और चीजें होंगी। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? या ओके, ओके, ओके। सबसे पहला चीज जो मैं आपको पहला सेक्शन लूंगा, वो सेक्शन मैं लेना चाहता हूँ कैवालियर पोएट्स, CAVALIER, कैवालियर पोएट्स।
कैवालियर पोएट्स को आपको पॉइंट वाइज मैं लिखवा रहा हूँ, आपको पॉइंट वाइज चलना है और उस पॉइंट वाइज में आपको एक एक चीज लिखना है कि कैवालियर पोएट्स कौन थे। सबसे पहली चीज की जो कैवालियर पोएट्स थे, यह क्या था? इट वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स, कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था। इट वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स। इट वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स। कैवालियर पोएट्स एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स था और इस स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स में जो लोग आते हैं उनका आपको नाम जानना जरूरी है। कभी कभार यही चीजें पूछी जाती हैं कि इट वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स, मैंने डैश करके लिख दिया है कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। एक है रॉबर्ट हेरिक। रॉबर्ट हेरिक, HERRIC। आप चाहें तो नंबर वाइज कर लीजिएगा। रॉबर्ट हेरिक। दूसरे का नाम है लवलेस। तीसरे लोग हैं उनका नाम है जॉन सकलिंग। जॉन सकलिंग। चौथे लोगों का नाम है टॉमस केरियू। टॉमस केरियू। मैंने जो आपको बताया, अगर आपको याद होगा कि मैंने ये बताया कि इस एज में सबसे पहला सेक्शन जो मैं ले रहा हूँ वो कैवालियर पोएट्स हैं। और उन कैवालियर पोएट्स में आपको देखेंगे कि मैंने बताया कि यह एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स रहा है, जिसमें मैंने बताया चार लोगों का नाम, रॉबर्ट एरिक, लवलेस, सकलिंग एंड केरियो। कंफर्म हो रहा है? इसमें से जो टॉमस केरियो हैं उनको क्रेडिट दिया जाता है इन्वेंटर ऑफ कैवालियर लव पोइट्री। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का है, इनको ही क्रेडिट दिया जाता है। तो आप यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, द क्रेडिट गोज टू टॉमस केरियो। द क्रेडिट गोज टू टॉमस केरियो टू कंपोज कैवालियर लव पोइट्री। टू कंपोज कैवालियर लव पोइट्री। कैवालियर लव पोइट्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो कैवालियर लव पोइट्री है, या जो कैवालियर पोएट्स रहे हैं, वे जो है कैसे थे, वे यू विल कम टू नो कि उनमें ज्यादातर जो लोग थे वे लव पोयम कंपोज करते थे। और इन लोगों ने अपने आप को ये कहा कि ये क्वेश्चन टीजीटी का, पीजीटी का, हर जगह का है। दे कॉल्ड देमसेल्फ एज सन ऑफ बेन। आई वुड लाइक टू राइट इट हियर, इसी नोट में ही करके मैं लिख दिया या नेक्स्ट पॉइंट करके। दे का मतलब कैवालियर पोएट। दे कॉल्ड देमसेल्व्स एज सन ऑफ बेन। सन ऑफ बेन का मतलब बेन जॉनसन। उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि वे सन ऑफ बेन है, वे बेन जॉनसन के, एक तरह से मैं वर्ड यूज करूं कि वे उत्तराधिकारी हैं। जिस परंपरा को बेन जॉनसन ने शुरू किया, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये सारे कैवालियर पोएट्स ने एक्सेप्ट किया। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। ये जो पोएट्स का जो ग्रुप था, दे रोट अगेंस्ट, दे रोट अगेंस्ट Elizabethan poetry. They wrote against Elizabethan poetry
against Elizabethan poetry and disregarded regar regarded Spencerian pattern of poetry, poetry. So you will come to know कि they wrote against Elizabethan poetry and disregarded Spencerian pattern of poetry, poetry. So what did I tell? आई टोल्ड यू कि इन्होंने जिस पैटर्न को शुरू किया उसमें एलिजाबेथन पोइट्री को उन्होंने कोई जगह नहीं दी, स्पेंसरियन पोइट्री को उन्होंने कोई जगह नहीं दी, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक नई तरह की पोइट्री को लिखा और खासकर उनकी पोयम में क्या था, लव पोयम्स वगैरह था। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा दे composed they composed they composed trivial, gay, vain, vain and licentious poems. licentious, licentious poems. So you will come to know कि they composed trivial, उन्होंने ट्रिवियल, गे, वेन और लाइसेंसियस पोएम्स को कंपोज किया है। यह चीज हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि उनकी पोइट्री शॉर्ट पोएम्स रही है और उनकी पोइट्री में ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा। दे कंपोज ट्रिवियल, गे, वेन एंड लाइसेंसियस पोएम्स, जो आपको कवर करना है या जिस पर हमें ध्यान में रखना है। इस तरह की चीजें हमें उनके पोयम में देखने को मिलती है। एक जो बहुत और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने जो पोयम लिखा उस पोयम में ज्यादातर उन्होंने एक थियरी पे बिलीव किया जिसको कार्प डीम कहा जाता है। आप शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, कार्प डीम, ये चीज पूछा जा चुका है कि दे बिलीव्ड इन कार्प डीम, कार्प, ये लिटरेरी टर्म का हिस्सा है कार्प डीम। कार्प डीम का मतलब होता है सीज द डे, SEIZD, सीज द डे, सीज द डे। इसमें ये कहा जाता है जो लवर होता है वह अपनी बिलव्ड से जो है क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि नाउ द डेज आर पासिंग very fast and I need your company, so give me your beautiful company, and whatever the time we have we should enjoy this time, because with the passage of time our जो हमारा यंग जो यूथ है, जो हमारा चार्म है, जो हमारा यूथ मतलब जो हम यंग एज में है और जो हमारा चार्म है, इट विल डीके वेरी सून, यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देयरफॉर दे रिक्वेस्ट टू देयर बिलव्ड टू गिव देयर ब्यूटीफुल कंपनी, और कहते हैं कि सीज द डे, हमें जो है अपने दिन को सीज करना चाहिए। सीज का मतलब होता है कैप्चर करना। यहाँ कैप्चर करने का मतलब यह है कि जो दिन हमें ईश्वर ने दिए हैं उसको हमें इंजॉय करना चाहिए। इसीलिए याद होगा मैंने उनकी पोइट्री जब अभी लिखवाई तो मैंने बताया कि उनकी पोइट्री में कैसा सब्जेक्ट मैटर है, ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर है, और कैसा है, गे है, लाइसेंसियस है, मतलब लस्ट और पैशन की बातें हैं, फिजिकल ब्यूटी की बातें हैं। इफ दे कॉल देयर बिलव्ड, दे इफ दे वांट द कंपनी ऑफ देयर बिलव्ड,
दे ओनली इम्प्लोर आर रिक्वेस्ट फॉर फिजिकल यूनियन, उनका फिजिकल यूनियन, ऑल दीज थिंग्स। इसमें एक पोयम है रॉबर्ट हेरी का टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस करके, वो आप बिल्कुल इसी पैटर्न पर है जो है। सो यू विल कम टू नो दीज थिंग्स या यू विल फाइंड दीज थिंग्स। तो इतना सारी बातें इनसे रिलेटेड रही है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं और उसको समझाऊं, नहीं तो मैं किसी दूसरे राइटर को लूं। ओके ओके। सो जस्ट आई वांट टू नो, आई वांट टू टेल यू एक एग्जांपल जो कार्प डीम का एक एग्जांपल है। कार्प डीम को आपको केवल एक ही समझना है कि सीज द डे, डे को कैसे अपने हाथ में रखा जाए कि डे इज पासिंग and with the passage of time our youth a charm will come to end. This is why they request their beloved to give your beautiful company, and there should be the physical union. So in their appeal there is lust, in their appeal there is passion, in their appeal there is licentiousness। इस तरह की चीजें रही है। इसको लेकर के आप एक देखेंगे, जैसे मैंने बताया अभी रॉबर्ट हेरी को, तो रॉबर्ट हेरी का एक पोयम है जो कार्पडीम को फॉलो करता है। रॉबर्ट हेरिक्स पोयम, HERRICK हेरिक्स पोयम टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस follows follows the doctrine of, to his choir mistress follows the doctrines of DOCTRINES, doctrines of carp diem, DIEM, carp diem। इट्स इन अनदर लैंग्वेज परहैप्स, जो है ये लैटिन में होगा, क्योंकि इसी का इंग्लिश मीनिंग है सीज द डे। लैटिन या फ्रेंच में होगा, इवन मुझे भी बहुत ये पता नहीं कि ये फ्रेज किस लैंग्वेज में है। आई गॉट इट, तो आई डोंट थिंक कि ये इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में इसका मतलब ही सीज द डे है, सीज द डे। सो यू विल कम टू ने, ये सारी चीजें हमें हमें ध्यान में रखना है जो हम पाते हैं या जो हम समझ रहे हैं। सो रिमेंबर दैट कि when we come to these things या when we go with these things, तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि इसका रहा है। इसके अलावा मैंने आपको ये लिखवाया कि हम लोग जॉन मिल्टन पर बात करेंगे। मैं जॉन मिल्टन पर एज अ राइटर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं मैं जॉन मिल्टन को एक हिस्ट्री के नजरिए से, जो लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन है, वो एक जगह मैं उनकी चीजों को लिख देना चाहता हूँ। उसमें मैं कोई वो चीज नहीं, जब भी आपको ध्यान में रहे कि मैं डिटेल में बात दोबारा करूंगा, लेकिन जॉन मिल्टन का मतलब 1608 से 1674। जॉन मिल्टन का मतलब 1608 से 1674। और जो जॉन मिल्टन रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो किसके किसके लिए फेमस है। एज अ सोनेटियर, SO NET सोनेटियर कामा, एपिक राइटर कामा, एसेइस्ट। जॉन मिल्टन की जब भी आप बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में सबको पता होना चाहिए। उनका जन्म 1608 ईस्वी में होता है, मौत उनकी 1674 ईस्वी में होती है। उनका जो एज है वो 1625 से 1660 ईस्वी तक को कवर करता है। वो एक सोनेटियर के रूप में फेमस है, एपिक राइटर के रूप में फेमस है, एसेइस्ट के रूप में फेमस है, एंड ड्रामेटिस्ट, DRAMATIST
टी एंड ड्रामेटिस्ट के रूप में फेमस है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये इस तरह से फेमस हैं तो इन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। जिन कामों को उन्होंने किया उससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इनको कुछ टाइटल दिया गया है। एक तो इनको कहा गया है लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा गया, लेडी ऑफ क्रिस्ट। इनके अपने दोस्तों ने, चूंकि जो है ये जीसस क्रिस्ट पर पोयम कंपोज करते थे, और इनके थोड़ा सा जो करली हेयर था, ऑल दीज थिंग्स, शाई नेचर था। 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा, शाई नेचर, करली हेयर, और जब वह ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी जो है क्या हुआ है कि उन्होंने एक पोयम लिखा था, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। तो हिज फ्रेंड्स, जो उनके फेलो स्टूडेंट्स थे या जो उनके फ्रेंड्स थे, दे कॉल्ड हिम लेडी ऑफ क्रिस्ट। दूसरा, इनको एक और चीज कहा जाता है, बीलेटेड एलिजाबेथन पोएट, एलिजाबेथन पोएट। इनको जो है बीलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिजाबेथन एज की पोइट्री की जो भी खासियत थी वो सारी खासियत इनमें मौजूद रही है। ही फॉलोड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री वट एवर ही रोट। उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसको उन्होंने यहाँ पे फॉलो किया। तो लेडी ऑफ क्रिस्ट। दूसरा, बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट, उनको क्या कहा जाता है, बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट। मेरी आवाज जा रही सबको? अच्छा। Yeah, if anyone ask you why is he called belated Elizabethan poet, तो belated Elizabethan poet इसलिए कहा जाता है कि उनकी पोइट्री में एलिजाबेथन एज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रही है। दूसरा चीज, वो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक थे, म्यूजिक के बहुत शौकीन थे, और म्यूजिक एलिजाबेथन लिटरेचर का एक खास हिस्सा रहा, चाहे शेक्सपियर की कॉमेडी हो। शेक्सपियर की कॉमेडी में तो कहा ही गया, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। जितनी पोयम थी सब म्यूजिकल पोयम रही है। तो लेडी ऑफ क्रिस्ट और बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट, यह दो इनका टाइटल था जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, यू शुड नेवर फॉरगेट। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हेन यू गो विद दिस मैन, तो एक तरह से अगर मैं कहूं कि ही वॉज द ट्रू वॉइस ऑफ रिनेशा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ही वॉज द ट्रू वॉइस ऑफ रिनेशा, RENAISSANC। रिनेशा की जो भी आवाज रही है वो सारी आवाज यहाँ पे नजर आती है। इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, पैट्रियटिज्म, जील, एडवेंचर, साइंटिफिक डिस्कवरी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मिल्टन में ना नजर आता हो। तो ही वॉज अ ट्रू वॉइस ऑफ रिनेशा। और इनको जो कहा जाता है कि ही वॉज द इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा, he was the evening star of Renaissance, evening star of Renaissance। या ये कोई टाइटल नहीं दिया, ये पूरा कोई पार्टिकुलर नहीं है। जब एक मूवमेंट चलता है तो दिस पार्टिकुलर थिंग हैज बीन टेकन बाय ऑल द क्रिटिक्स। ऐसा नहीं कि किसी ने स्पेसिफिक इसको यूज किया या कहीं पर आपको, जैसे रिनेशा का ढलता हुआ सूरज, तो ढलता हुआ सूरज इसलिए कहा गया है, रिनेशा जो है 1660 में खत्म होता है, और 1660 में खत्म होने का मतलब उस समय की जो प्रोमिनेंट पोएट्स रहे हैं वो जॉन मिल्टन रहे हैं। नेवर यू विल गेट कि ऐसा कोई क्रिटिक्स आया हो जो इस तरह का एड्रेस किया हो। और जगहों पर तो ये होता है कि इनको लेडी ऑफ क्रिस्ट इनके अपने दोस्तों ने कहा, उसमें भी कोई पार्टिकुलर नाम नहीं आया। ये कहा गया इनको बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस तरह की क्वालिटी नजर आती है। सो यू विल कम टू नो कि यू कांट यूज की पार्टिकुलर पर्सन यूज्ड दिस वर्ड, ये इस तरह की चीजें रही है।
नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि जॉन मिल्टन के बारे में, ही फॉलोड he followed Petrarchan model of sonnet. Petrarchan model of sonnet. बहुत ही मैं बेसिक पर, ओ माय गॉड, बैटरी मात्र 5%। ही फॉलोड पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट, उन्होंने पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट को फॉलो किया हुआ है, जिसका एक एग्जांपल आपके सामने है। वो क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके बाद आप, मैं कुछ उनके वर्क के नाम लिख रहा हूं जो आपको पता है, बाद में हम लोग उस पर डिटेल में बात करेंगे। एपिक, जब आप एपिक की उनकी बात करते हैं तो एपिक में एक पैराडाइज लॉस्ट और दूसरा पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड 1667, 1671, ये उनका एपिक की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हर आदमी को ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज उनका एक प्रोज वर्क रहा है जो आपको पता है ही, अभी मैंने लिखा था, एरियो पैजिटिका 1644। इसमें किसको लेके बात की गई है? फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के बात की गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस। 1644 किसकी बात कर रहे हैं? आवाज मुझे नहीं आ रही है। अगर आप जो है पैराडाइज रिगेन की बात कर रहे हैं तो दैट वाज 1671। अगर आप एरियोपैजिटिका की बात कर रहे हैं तो 1644। किसको लेके बात की गई? फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके। उनका एक ड्रामा था जो कि ग्रीक ट्रेजेडी पर बेस्ड ऑन है, उसका नाम है सैमसन एगोनिस्ट, AGONISTES, सैमसन एगोनिस्ट 1671, 1671, सैमसन एगोनिस्ट, लिरिकल ड्रामा बेस्ड ऑन ग्रीक ट्रेजेडी। बहुत ही शॉर्ट में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जा रही जो बाद में रिवीजन किया जाए। बेस्ड ऑन ग्रीक ट्रेजेडी, सैमसन एगोनिस्ट। उनकी कुछ माइनर पोयम्स रही है जो मैं एक जगह कराना चाहता हूं, माइनर पोयम्स। एक पोयम का नाम है ओड ऑन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। एक है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। एक माइनर पोयम रही है जो उनकी पहली रिमार्केबल पोयम रही है। दूसरी पोयम है द सेकेंड इंपॉर्टेंट पोयम जो आप देखेंगे उनका जो रहा है, दैट वाज व्हाट की, एक आपको याद होगा, IL पेंसी रोजो, IL पेंसी रोजो। एल एलिग्रो, I कैपिटल पेंसी रोजो, एल एलिग्रो। एक उनका एलजी है लिसिडास,
लिसिडास, LYCIDAS। लिसिडास। So in today's class, I have gone with these points, and I hope that you all have took it and you all have taken it seriously, and you will come to know कि माइनर राइटर्स में या कुछ राइटर्स और रह गए हैं जो कि मैं आपको कल कवर कराऊंगा इसी टाइम में, शाम के टाइम में, जिसमें जॉन बनियान है, रॉबर्ट बर्टन है। उन सब के ऊपर एक एक दो दो पॉइंट्स लिखना है। बाकी जो है आप लोगों का मुझे मिला हुआ था, क्या नाम है कि कुछ लोगों का कहना था कि टेस्ट को हम लोग बाद में शुरू करेंगे या कराएंगे, तो टेस्ट का हमने टाइम थोड़ा सा मंडे से कर दिया है। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, आप लोगों का भी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी है, चीजें वो हो गई हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ कोई कहना चाहता हो, तो यू कैन से, वरना मैं क्लास ऑफ करूँ। एक पहले सिकंदर जी, सिकंदर जी। जी। जो मैंने लाइन बताया हुआ था, माई लाइफ इज माई फोर्स। हाँ, ये मैंने किसका बताया था, जूलियट का।